नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। कोरोना महामारी पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने हैरान करने वाला दावा किया है। जेनेटिक बायो वेपन्स की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि चीन कोरोना वायरस पर 2015 से रिसर्च कर रहा था। बड़ी खबर इस वक्त की, बाकायदा कोरोना को हथियार बनाने पर चीनी वैज्ञानिकों ने चर्चा की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा। चीनी वैज्ञानिकों का लिखित दस्तावेज यहां पर सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक गलती से वुहान लैब से लीक हुआ था कोविड-19 वायरस। अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सोर्स एंड न्यू स्पीसीज ऑफ मैन मेड वायरस नाम की रिपोर्ट यहां पर सामने आई है। कोरोना पर ऑस्ट्रेलिया का दावा। यहां पर हथियार बनाने पर वैज्ञानिकों ने यहां पर चर्चा की है। और बातचीत करने के लिए नेशनल ब्यूरो के हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको और किस तरह के रिएक्शंस इस पर भारत में देखने को मिल रहे हैं? देखिए अनुपम, ये हैरान करने वाली रिपोर्ट है। आपको याद दिला दें कि जिस तरह के सवाल उठाए गए थे पहले कि वुहान की मार्केट से ये वायरस आया है, उस पर फिर से सवाल उठने लगे हैं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का ये दावा है कि उनके पास एक ऐसी रिपोर्ट हाथ उनके लगी है जहां पर चीनी वैज्ञानिकों ने 2015 में, यानी कि एक्चुअल जो पेंडेमिक शुरू हुआ था 2019 में, उससे 4 साल पहले उन्होंने चर्चा की थी कि किस तरह से सार्स यानी SARS वायरस को फैलाकर उसको जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट का नाम अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीशीज ऑफ मैन मेड वायरस के नाम की रिपोर्ट है। और इसमें दावा किया गया है कि चीनी वैज्ञानिक और स्वास्थ्य उनके अधिकारी है, उन्होंने चर्चा की थी इसको हथियार बनाने को लेकर, इस वायरस को हथियार बनाने को लेकर। और साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया था कि जो तीसरा विश्व युद्ध है, पहला विश्व युद्ध केमिकल था, दूसरा न्यूक्लियर था और तीसरा बायोलॉजिकल विश्व युद्ध होने वाला है। तो ऐसे में तैयारी उनकी थी, लेकिन अब ये साफ नहीं है कि अगर चाइना इस तरह कुछ सोच भी रहा था, प्लान भी कर रहा था, तो जो वुहान में 2019 में हुआ वो जानबूझ के किया गया या गलती से हुआ। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वुहान की लैब से गलती से लीक हुआ है। इस रिपोर्ट को लेकर अभी तक औपचारिक रूप से किसी कंट्री की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रहा है, खबरें ये आ रही हैं ये गलती से लीक हुआ हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चाइना इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन पर, हथियार पर काम आखिर कर क्यों रहा था। और एक अहम बात यह भी कि यूएन की एक टीम चाइना गई थी, वुहान गई थी। वहां से लौटने के बाद उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला था कि ये किसी लैब से नहीं बल्कि ये किसी बैट के जरिए इंसानों तक पहुंचा है। ये WHO की रिपोर्ट में ये कहा गया था। लेकिन हालांकि WHO के खुद के जो मुखिया है, उन्होंने साफ कर दिया था कि इसमें अभी और जांच करने की जरूरत है। तो कुल मिला के अभी तक इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से हड़कंप खड़ा कर दिया है। जाहिर तौर पर इसे सवाल फिर खड़े किए जाए। बिल्कुल शैलेंद्र, आपने तमाम अपडेट्स दिए, शुक्रिया आपका। शैलेंद्र वांगू हमारे नेशनल ब्यूरो के एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो तमाम अपडेट्स हमें दे रहे थे। कोरोना पर ऑस्ट्रेलिया का यहां पर यह दावा है। आगे बढ़ते हैं। बरेली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर FIR दर्ज की गई। सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहा था व्यापारी, 40,000 में बेच रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर। जिलाधिकारी के आदेश पर औषधि निरीक्षक ने दर्ज की FIR। प्रेमनगर के राजेंद्र नगर में एक कालाबाजारी हो रही थी और इस पर यहां पर यह एक्शन लिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर यहां पर यह कार्रवाई की। हरीश शर्मा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। हरीश, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? पारस गुप्ता नाम का एक शख्स है और एक युवक उसको फोन करता है और उससे ये मांग करता है कि क्या आप सिलेंडर एक दिलवा सकते हैं ऑक्सीजन से भरा। तो उसने कहा 40,000 रुपए आपको देने होंगे और आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाएगा। ये ऑडियो क्लिप जैसे ही डीएम के संज्ञान में आया, डीएम ने इस पूरे मामले की जांच कराई और औषधि निरीक्षक ने फिर प्रेमनगर थाने में जाकर एक एप्लीकेशन दी और जिसमें एक FIR दर्ज कर दी गई है। धोखाधड़ी और प्रबंधन आपदा की जो धाराएं हैं गंभीर, उनके उस धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और फिलहाल जो ये आरोपी है ये फरार बताया जा रहा है। अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है पुलिस ने। और जिस तरीके से ये ऑडियो वायरल हुआ उसके बाद से डीएम ने पूरे शहर में जहां जहां भी ऑक्सीजन वितरित होने की व्यवस्था
हो रही थी, वहां तमाम जगह अपने मजिस्ट्रेट जो है लगा दिए गए हैं और सभी जगह ये आदेश कर दिया है कि बिना किसी पर्ची या बिना किसी अधिकारी की मौजूदगी के आप यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं देंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब तक चीजें स्पष्ट हो रही थी, बिल्कुल हरीश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हरीश हमारे संवाददाता बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के साथ प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा लगातार कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग जिलों का मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं। आज एक बार फिर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाकर मौके पर हालात देखेंगे और मरीजों से मुलाकात कर हाल चाल जान सकते हैं। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं और फिर 2 टीकाकरण केंद्रों का दौरा करेंगे। इन कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री श्री राम की नगरी अयोध्या के दौरे पर जाएंगे, जहां पर कोविड संक्रमण को लेकर समीक्षा कर सकते हैं। इसके बाद बस्ती के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी रवाना हो जाएंगे। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोरखपुर से रामगोपाल, अयोध्या से केबी शुक्ला। रामगोपाल, सबसे पहले आपके पास आएंगे, बताइए किस तरीके से मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां हैं और कहां पर आज मुख्यमंत्री जाएंगे? बिल्कुल अनुपम, सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री का बस्ती जाने का आज कोई अभी कार्यक्रम नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ करेंगे, उसमें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल के अधिकारी जुड़ेंगे। इस समीक्षा बैठक में जो है मुख्यमंत्री के साथ सिर्फ गोरखपुर के जो अधिकारी हैं, मंडलायुक्त, डीएम, सीएमओ और प्रिंसिपल, ये लोग मौजूद रहेंगे। अन्य जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे के करीब चरगामा के वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचेंगी। ये जिले का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, तो वहां पे वो पहुंचेंगे और 18 से 45 साल के जो युवाओं को वहां पे वैक्सीन लग रही है उसकी समीक्षा करेंगे, उसको जानेंगे। और साथ ही वहीं पे जो है 45 से ऊपर वालों को भी वैक्सीन लग रही है तो उसको भी परखेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाएंगे और वहां के वैक्सीनेशन सेंटर को जानेंगे और फिर वो प्रिंसिपल कक्ष के बगल में बने हॉल में जहां पे मीटिंग होती है वहां पे मीटिंग लेंगे बाकायदा और इन 7 जिलों के अधिकारियों के साथ कोविड नियंत्रण को लेकर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सरकार ने जो सुविधाएं मुहैया कराई हैं और किस तरीके से काम चल रहा है। क्योंकि गोरखपुर में आने वाले कुछ ही दिनों में करीब 500 बेड और बढ़ने हैं, जिसमें करीब 150 बेड तो वेंटिलेटर के होंगे और 250 से ऊपर बेड जो है वो आईसीयू से युक्त होंगे। तो उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश देंगे। कल उन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेज जाके जमीनी हकीकत को भी परखा था। तो कुल मिलाकर कोविड को किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, गांव में जो हम आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। केबी शुक्ला अयोध्या से हमारे साथ हैं। केबी, अगर अयोध्या की बात करें तो मुख्यमंत्री का दौरा है, कहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे और दर्शन पूजन के बारे में क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए अनुपम, आपको बता दें कि 2:45 को अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे जाएंगे विकास भवन, जहां पर कोविड कमांड कंट्रोल रूम बना हुआ है, उसका निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद वो कलेक्ट्रेट सभागार जाएंगे, जहां पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे। बैठक में समीक्षा करेंगे कि कोविड किस तरह से नियंत्रण किया जाए, कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ टीकाकरण हो रहा है, कहाँ कहाँ जाँच हो रही है, इसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद फिर रामलला दर्शन का कार्यक्रम हालांकि अभी नहीं आया है, लेकिन वो अयोध्या में हो और रामलला का दर्शन करें ऐसा हो नहीं सकता। वो रामलला का दर्शन भी करेंगे। कुल मिला के 2 घंटे 20 मिनट वो अयोध्या में रहेंगे। अनुपम, बिल्कुल के भी आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और रामगोपाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। ऐसा ही दिल्ली सरकार ने भी किया है। मतलब अब साफ है कि सरकारें संक्रमण से हो रही मौतों को देखते हुए किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। ये अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू पर के अपडेट है इस वक्त का। 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू। 17 मई सुबह 7 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। आज सुबह 7 बजे जो था वो कर्फ्यू खत्म हो रहा था, अब उसको आगे बढ़ाया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने यहां पर यह फैसला लिया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू अब 17 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। यूपी सरकार धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू की मियाद को बढ़ा रही है, जिससे कोरोना के मामलों को रोका जा सके। पिछले कुछ दिनों से यूपी में संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पॉजिटिविटी रेट कम होना सूबे के लिए अच्छे संकेत हैं। अब सरकार गाँव में भी लोगों को जागरूक कर रही है, जिससे वहाँ वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। इसमें हमारे इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, बाजारें बंद हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो हाट चलते हैं या बाजार चलती है तो उसको दूर दूर करके करने के लिए
और इसमें कार्यालय भी 33% पर माने क्योंकि ज़्यादा लोग फ्रॉम होम काम कर रहे हैं। तो इस तरह करके एक आंशिक कोरोना कर्फ्यू को हम लोगों ने निर्धारित किया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। अब देश की राजधानी में 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस बार लॉकडाउन के नियम पहले से ज्यादा सख्त होंगे। पूरे हफ्ते दिल्ली मेट्रो भी बंद रहेगी। बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार लखनऊ और आसपास की परिस्थितियों पर, हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। कानपुर से श्याम तिवारी हैं जो वहां की स्थितियों को हमें बताएंगे। सबसे पहले मोहम्मद शबाब के पास चलेंगे, क्योंकि राजधानी लखनऊ में जो केसेस लगातार सामने आ रहे थे उनकी संख्या भी फिलहाल कम हुई है, और किस तरीके से इस आंशिक लॉकडाउन का पालन वहां पर कराया जा रहा है, शबाब बताइए। बिल्कुल, देखिए सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है अनुपम, और ये बेहद ज़रूरी भी था, क्योंकि लगातार जिस तेज़ी के साथ संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे, पिछले 3 सप्ताह में लॉकडाउन में जो शिद्दत की सरकार ने सख्ती की है उसका असर भी आंकड़ों पर नज़र आ रहा है। लखनऊ में आंकड़े जो हैं, जो 5,500 के पार चल रहे थे, वो 1,500 के आसपास आ गए हैं। ये अपने आप में बेहद सुखद अनुभूति है, लेकिन ये मामले शून्य तक आएँ तब हम सब जो हैं वो सुकून की सांस ले सकते हैं। फिलहाल लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के साथ ही तमाम जो सख्ती हैं उसको बरता जा रहा है। लोगों से भी इस बात की अपील की जा रही है कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही वो अपने घरों से निकले, बहुत ज़रूरी हो तो ही वो जो है वो सड़कों पर नजर आए। इस बात के लिए लगातार पुलिस भी गश्त कर रही है, औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं, चेकिंग चलाई जा रही है। जो गाड़ियों से लोग चल रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या काम है, किस लिए जा रहे हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन सड़कों पर कई बार भीड़ जो है वो तस्वीर हम देख रहे हैं, गाड़ियों का आवागमन लगातार जारी है, गाड़ियां लगातार चल रही हैं, कोई रोक टोक वहां पर नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो सख्ती बरतनी चाहिए प्रशासनिक अमले को, वो सख्ती वहां पर बरती जा रही है? बिल्कुल, देखिए यही एक चिंता का बड़ा सबब है अनुपम। जैसा मैंने पहले भी कहा कि औचक निरीक्षण जरूर किए जाते हैं, लेकिन वो कई बार बहुत लिमिटेड समय के लिए किए जाते हैं। अभी जैसे जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूँ, ये सड़क पूरे पुराने लखनऊ को जोड़ती है, लेकिन लोगों की आवाजाही आप देखेंगे कि सामान्य तौर पर चल रही है। चूँकि बहुत अर्ली मॉर्निंग है, 7-8 बजे का समय है, लिहाजा उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन ये भीड़ भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। ये बताने के लिए कि कहीं ना कहीं आपके पास कानपुर से श्याम तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, वहां की जमीनी हकीकत बताइए और किस तरीके से सख्ती बढ़ती जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था यूपी में, उस समय कानपुर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 2200 से 2400 मामले प्रतिदिन आ रहे थे, लेकिन इन मामलों की संख्या घट करके अब 400 हो गई है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 407 एक्टिव केसेस सामने आए। इसके अलावा 22 लोगों की मौत हुई है। अस्पताल की जो स्थितियां हैं वहां पर भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। यहाँ का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हैलट अस्पताल है, वहाँ पर अब बेड खाली नजर आ रहे हैं। जिन बेड्स पर 2-2 लोग नजर आते थे, वहाँ पर बेड अब खाली नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कल ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के बोकारो से ट्रेन यहाँ पर पहुंची है, तो ऑक्सीजन की भी कमी को धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। जो ऑक्सीजन प्लांट्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, वो लाइनें अब दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अगर पुलिस की सख्ती की बात की जाए तो पुलिस हर दिन 3000 से अधिक लोगों का चालान कर रही है, जिसका असर ये है कि लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो कानपुर में घटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस की सख्ती को और अधिक बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार लोग जो है वो बेवजह घरों से निकल रहे हैं, पुलिसिया कार्रवाई के बाद भी निकल रहे हैं। ऐसे में लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। बिल्कुल शाम, जाहिर तौर पर यह समझना होगा, वरना पुलिस जो है जिस तरीके का एक्शन ले रही है और भी सख्त एक्शन ऐसे लोगों पर लेगी, इस बात के सख्त निर्देश यहां पर दिए गए। अमित राणा के पास गाजियाबाद चलते हैं। अमित, गाजियाबाद और एनसीआर की अगर बात करें, लोग मानने को तैयार नहीं है, क्यों सख्ती वहां पर नहीं बढ़ती जा रही है? क्या आप जमीनी हकीकत है इस वक्त की, बताइए आप। जी बिल्कुल, कमोवेश जो हालात पूरे उत्तर प्रदेश में है, ऐसे ही हालात गाजियाबाद में भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से जो सख्ती बढ़ती गई है, जिसके तहत 983 लोगों का चालान भी किया गया है, जो कि बेवजह ही घर से बाहर निकले हुए थे। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं, जो कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, इससे कहीं ना कहीं जो कोरोना की चेन थी वो टूटती हुई नजर आ रही है। जहां रोजाना गाजियाबाद में 800 से 1000 के बीच केसेस आ रहे थे, वो महज अब रुककर 450 से 550 के बीच में आ रहे हैं। तो एक बड़ी राहत वाली बात ये मिलती है अनुपम यहाँ पर, कि जिस तरीके से लगातार कोरोना जो कर्फ्यू है उसमें बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे में कोरोना की चेन कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन को लेकर या बेड को लेकर जो मारामारी अब तक मची हुई थी, उसमें भी काफी हद तक गिरावट आई है। वजह साफ है कि जिस तरीके से ये कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, प्रशासन और शासन की तरफ से सख्ती बरती गई है, ऐसे में एहतियात के तौर पर लोग बाग भी घर से बहुत कम निकल रहे हैं। जो लोग निकल रहे हैं बेवजह, उनका चालान भी किया जा रहा है,
तो ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो कोरोना का काल था उसमें थोड़ी सी गिरावट यहाँ जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी अपील करना चाहूंगा न्यूज 18 के माध्यम से अपने दर्शकों से कि ये महज शासन और प्रशासन की लड़ाई नहीं है, इसमें जन सहभागिता भी बेहद जरूरी है। आम जन को भी इसमें जन सहभागिता देनी होगी। बिल्कुल अमित, आपका श्याम, आपका शबाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई जरूरत नहीं है तो क्यों आप। स्वागत है ब्रेक के बाद। गाजियाबाद से खबर, इजराइल से पहुंची मदद, मेडिकल उपकरण और दवा की खेप पहुंची है भारत। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा है विमान। बड़ी खबर इस वक्त की, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा है विमान। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मेडिकल उपकरण और दवा की खेप भारत पहुंची है इजराइल से, यहां पर यह मदद पहुंची है। मेडिकल उपकरण और दवा की खेप भारत पहुंचाई गई है।